हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स डिस्कस किया था। हम अभी लॉज ऑफ मोशन चैप्टर कर रहे हैं और आज हमें कुछ न्यूमेरिकल करने हैं जिसमें एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। फ्री बॉडी डायग्राम की हम हेल्प लेंगे और स्टार्ट करेंगे। कि पहला क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पहले क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिख दिया है और मैं क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूं। क्वेश्चन है, ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम rests on a soft horizontal floor when an iron cylinder of mass 25 kilogram is placed on top of the block. The floor yields steadily and the block and the cylinder together go down with an acceleration of 0.1 meter per second square. What is action of the block on the floor? Number 1, before, and number 2, after the floor yields. Take G equal to 10 meter per second square. तो क्या है, आपके पास एक फ्लोर है, सॉफ्ट है वो फ्लोर बिल्कुल, और उसके ऊपर आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है। तो अभी वो ब्लॉक रेस्ट पर है, लेकिन अगर उसके ऊपर आप ब्लॉक के ऊपर एक 25 किलोग्राम का सिलेंडर भी रख देते हो तो जो फ्लोर है, क्योंकि वो सॉफ्ट है, वो फैलना शुरू कर देता है और सिलेंडर और ब्लॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। ओके, तो आपको बताना है कि जब वो अकेला ब्लॉक रखा था, जब तक उसके ऊपर सिलेंडर नहीं रखा था, बिफोर यील्ड जब तक फ्लोर ने फैलना शुरू नहीं किया था, तब एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर क्या था। और सेकंड केस में आफ्टर मतलब जब आपने सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर रख दिया और उसने नीचे जाना शुरू कर दिया 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तब क्या एक्शन ऑफ द ब्लॉक ऑन द फ्लोर होगा। ओके, तो दिया है एक वुडन ब्लॉक है 2 किलोग्राम का, एक सॉफ्ट हॉरिजॉन्टल फ्लोर के ऊपर रखा है और रेस्ट पर है। लेकिन अगर उसके ऊपर एक आयरन सिलेंडर रख देते हो ऑफ मास 25 किलोग्राम, तो फ्लोर यील्ड्स स्टेडीली एंड ब्लॉक एंड सिलेंडर गो डाउन विद एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फिर वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, ब्लॉक प्लस सिलेंडर, इतना एक्सेलरेशन के साथ। तो एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन द फ्लोर निकालना है दोनों केसेस में। तो फर्स्ट केस लेता हूं मैं। फर्स्ट केस में क्या है, ये फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर मास m1 है 2 किलोग्राम। तो आपको निकालना है एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन द फ्लोर। तो इस पे फोर्स लगेगा m1g डाउनवर्ड, और इसके रिस्पॉन्स में ये फ्लोर क्या लगाएगा, एक रिएक्शन फोर्स देगा r। इसको नॉर्मल फोर्स भी लिख देते हैं, रिएक्शन फोर्स भी लिख देते हैं। तो रेस्ट पर है ये, है ना, शुरू में क्या है, रेस्ट पर है, तो एक्सेलरेशन है 0। अगर रेस्ट पे है, एक्सेलरेशन का मतलब हुआ 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही डाउनवर्ड फोर्स। तो R इक्वल टू m1g, m1 2 है, g की वैल्यू 10 है, तो 20 न्यूटन। तो पहले केस में रिएक्शन ऑफ फ्लोर क्या है, 20 न्यूटन। तो एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन द फ्लोर भी क्या होगा, बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, 20 न्यूटन। ठीक है, ये क्या है, रिएक्शन ऑफ फ्लोर। So by third law, action of block on the floor is 20 न्यूटन। ये रिएक्शन है बाय द फ्लोर ऑन द ब्लॉक। तो फ्लोर का रिएक्शन इतना है, तो ब्लॉक का एक्शन भी बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ 20 न्यूटन ही होगा। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ये फ्लोर है, फ्लोर के ऊपर ये आपका m1 है 2 किलोग्राम,
और उसके ऊपर एक सिलेंडर रख दिया M2 जो है 25 किलोग्राम। और अब जो ये अरेंजमेंट में क्या हुआ, इस फ्लोर ने फैलना शुरू कर दिया और ये अब पूरा सिस्टम M1 प्लस M2 डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब जो ये टोटल कॉम्बिनेशन है M1 प्लस M2, इसका एक्शन निकालना है ऑन द फ्लोर। ओके, तो इस केस में भी नीचे की तरफ क्या एक्ट करेगा, M1 प्लस M2 इंटू जी, और ऊपर की तरफ लेट मैं इसको R प्राइम लिख देता हूं। तो इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी, F इक्वल टू MA में नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, M1 प्लस M2 इंटू जी, M1 प्लस M2 इंटू जी माइनस R प्राइम इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A। ये हो जाएगा। ओके, आपको एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव लेना है और अपोजिट है R प्राइम, ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है R प्राइम, तो इसलिए R प्राइम को नेगेटिव लिया है। तो ये हो गया नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड F हो गया ये, और ये क्या हो गया M इंटू A, टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया हमने, F इक्वल टू MA। तो M1 प्लस M2 क्या होगा, यहाँ पे M1 है 2, M2 है 25, 2 प्लस 25 27, तो ये आ गया 27 किलोग्राम। तो ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो 27 हो गया M1 प्लस M2, जी की वैल्यू 10 माइनस R प्राइम इज M1 प्लस M2 27, A की वैल्यू 0.1। तो यहां से R प्राइम आ गया 270, 27 इंटू 10, ये पॉजिटिव हो गया इधर जाके, और ये इधर आके 27 इंटू 0.1 2.7, तो ये आ जाएगा 267.3 न्यूटन। तो रिएक्शन बाय द फ्लोर कितना आया, 267.3 न्यूटन। सो बाय थर्ड लॉ एक्शन ऑफ block on the floor is 267.3 न्यूटन। तो एक्शन भी कितना हो जाएगा, 267.3 न्यूटन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख दिया है। टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस M1 एंड M2, ये दो ब्लॉक हैं M1 M2 मास के, इन कॉन्टैक्ट लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एज शोन इन डायग्राम। इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में M1 M2, लाई ऑन ए हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है। स्मूथ का क्या मतलब है, स्मूथ का मतलब है यहां कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सरफेस के बीच में और मासेस के बीच में कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, एज शोन इन डायग्राम। तो ये डायग्राम हो गया। इफ टू ब्लॉक्स आर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने ये फोर्स F लगाया हुआ है इधर से, और अब इस फोर्स F की वजह से ये मूव करेंगे, तो ये कहता है ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट, तो यानी एक साथ मूव करेंगे कॉन्टैक्ट में रह के। व्हाट इज फोर्स एट देयर कॉमन इंटरफेस, कॉमन इंटरफेस कौन सा है, ये वाली लाइन, ये लाइन है आपकी कॉमन इंटरफेस। तो इस पॉइंट, इस इंटरफेस पे फोर्स क्या है वो बताना है। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं। टोटल फोर्स F लग रहा है, टोटल मास है M1 प्लस M2, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, इनकी एक एक्सेलरेशन होगी जब आप फोर्स लगाओगे, वो होगी F डिवाइड बाय टोटल मास। F इक्वल टू MA होता है, तो A क्या होगा, F बाय M, M है M1 प्लस M2। अब इस इंटरफेस पर मैं इसको दूसरे कलर के पेन से मार्क कर देता हूं, ये है आपका इंटरफेस, ये जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया है। इस इंटरफेस पे कितना फोर्स होगा, वेल टोटल फोर्स F लग रहा है, M1 की भी एक्सेलरेशन A है और M2 की भी एक्सेलरेशन A है, तो
तो F में से m1a फोर्स तो यूज हो गया m1 को एक्सेलरेशन देने के लिए, तो जो बच गया वो इंटरफेस पे अवेलेबल है। F टोटल फोर्स लगाया, उसमें से m1 को a एक्सेलरेशन देने के लिए कितना फोर्स चाहिए, m1a। तो टोटल फोर्स F था, उसमें से m1a यूज हो गया m1 को एक्सेलरेशन देने के लिए, तो बाकी जो फोर्स बच गया वो क्या होगा, यहां इंटरफेस पर अवेलेबल होगा। तो आपको क्या निकालना है, F माइनस m1a। ओके, तो आप यहां लिखिए फोर्स एट इंटरफेस। तो F में से m1a इसने यूज कर लिया, तो F माइनस m1a क्या हो गया, फोर्स एट इंटरफेस। तो F माइनस m1a की ये वैल्यू रख दो, F डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अब इसमें आप क्या करोगे, m1 प्लस m2 एलसीएम ले लोगे और इसको सॉल्व करोगे, तो ये आपका आएगा m1 प्लस m2, मैंने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू f माइनस m1f। तो m1f से m1f कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ m2f बचेगा न्यूमरेटर में, तो ये हो गया m2f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका आंसर आ गया, फोर्स एट इंटरफेस इज m2f डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपका आंसर है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब मैं इसको इरेज करके थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। वेल स्टूडेंट्स, मैंने इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। इसमें 3 मासेस है, m1 5 किलोग्राम, मासेस किलोग्राम में है, m2 2 किलोग्राम और m3 3 किलोग्राम। 3 स्ट्रिंग है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। आपको कैलकुलेट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग्स इफ, तीनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालने, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इफ होल सिस्टम इज गोइंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है विद a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम मान लेते हैं इसमें टेंशन T1 होगी, तो यहाँ पे T1 आ जाएगा, ये एंड तो फिक्स है। इसमें ऊपर की तरफ T1 लग रहा है, तो इस पार्ट में अलग होगी क्योंकि इसमें फोर्सेस अलग लगेंगे, तो इसमें टेंशन T2 मान लेते हैं और इधर टेंशन ये हो जाएगी डायरेक्शन टेंशन की। और ये थर्ड पार्ट है, इसमें T3 इधर मान लेंगे, तो ये भी T3 हो जाएगा। ओके, तो आपको T1, T2, T3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन, ये वर्ड है सॉल्यूशन है इसका मतलब, ठीक है, शॉर्ट में लिखा है मैंने इसको। तो सबसे पहले हम M3 के लिए बात करते हैं। M3 के लिए क्या होगा, M3 पे ऊपर की तरफ फोर्स T3 लग रहा है, नीचे की तरफ लगेगा M3G, और ओवरऑल इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी F इक्वल टू ma इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, T3 माइनस M3G, T3 माइनस M3G इक्वल टू M3A। तो T3 इक्वल टू M3 इंटू G प्लस A। G आपको इसमें 9.8 लेना है और M3 की वैल्यू 3 है, 9.8 प्लस 2, तो 3 इंटू 11.8, 35.4 न्यूटन। ये T3 आ गया। ये M3 का फ्री बॉडी डायग्राम था, तो T3 आ गया। अब हम T2 कैलकुलेट करेंगे, तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। M2 पे क्या है, ऊपर की तरफ T2 फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ T3 लग रहा है, और M2 का M2G भी लगेगा नीचे की तरफ के। तो M2 पे ये ध्यान रखना, बच्चे मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, M2G नहीं लगाते, M2G भी लगेगा, जैसे इस पे M3G लगा था। और ओवरऑल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम M2 की इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या बनेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है T3 प्लस M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A। डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है,
ओ सॉरी हम मिस्टेक कर रहे हैं, हमारी एक्सेलरेशन अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। ओ तो ये अपवर्ड है, तो अपवर्ड होगा तो हमारी ये इक्वेशन भी चेंज हो जाएगी। और नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन क्या बनेगा, ये हो जाएगा T2, और डाउनवर्ड वालों को नेगेटिव लेंगे, -T3 माइनस M2G इक्वल टू M2A। T2 माइनस T3 माइनस M2G इक्वल टू M2A, ये हो गया। तो अब हम वैल्यूज रखते हैं। M2 की वैल्यू रख दो 2 है, और A की वैल्यू भी 2 रख दीजिए। तो T3 की वैल्यू है 35.4 माइनस 2 इंटू 9.8 इक्वल टू 2 इंटू 2। तो यहाँ से T2 आ गया 2 इंटू 2 4 प्लस 35.4 प्लस 9.8 इंटू 2 होता है 19.6। तो ये आपका हो गया 35 प्लस 19 54, और 0.4.61 होता है तो 55 प्लस 4 59 न्यूटन। तो ये आपका T2 आ गया। इसी तरह T1 के लिए M1 की इक्वेशन लिखेंगे। M1 की इक्वेशन क्या बनेगी, ये आपका T1 अपवर्ड, T2 डाउनवर्ड, और इस पर M1G डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ओवरऑल द होल सिस्टम इज गोइंग अप विद 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे T1 माइनस T2 माइनस M1G इक्वल टू M1A। F इक्वल टू MA इक्वेशन आपने इसके लिए भी लिख दी। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में T1 है वो पॉजिटिव, और एक्सेलरेशन की अपोजिट जो फोर्सेस हैं T2 और M1G हैं उनको नेगेटिव। तो नेट फोर्स ये आ गया आपका इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, और इक्वल टू MA। तो यहाँ से T1 आ गया आपका M1G प्लस M1A प्लस T2। तो M1 की वैल्यू है 5 इंटू 9.8 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 59। तो ये हो जाएगा 49 प्लस 10 प्लस 59। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाता है 59 हो गया प्लस 10 69 प्लस 49 118 न्यूटन, 118 न्यूटन। तो ये T1 की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं आया है क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हुआ, वापस जाइए जहां से स्टार्ट किया था, फिर से देखिए, आपको जरूर समझ आ जाएगा। नहीं समझ आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं आपको जरूर हेल्प करूंगा इसके लिए। तो मैं अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। ये एक फ्लोर है, इसके साथ यहाँ पर 2 पुली है, एक ये पुली है और एक ये पुली है। ये दोनों पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस हैं, मतलब ये दोनों पुली इस स्ट्रिंग पे और इस स्ट्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाएगी। ना तो ये पुली इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगी और ना ही ये पुली इस स्ट्रिंग पे फोर्स लगाएगी। तो इन पुलीज की वजह से स्ट्रिंग में कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं होगी। तो इधर एक मास M1 2 किलोग्राम का हैंग किया हुआ है, इधर एक मास M2 4 किलोग्राम का हैंग किया हुआ है, और बीच में M3 मास है 8 किलोग्राम का। और इस मास के बीच में और ये जो फ्लोर है इसके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये एक स्मूथ सरफेस है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है M3 और इस सरफेस के बीच में। तो आपको T1 T2 और A, T1 T2 ये टेंशन है और एक्सेलरेशन A निकालना है। क्योंकि M2 ज़्यादा है 4 किलोग्राम है, M1 कम है 2 किलोग्राम, तो ओवरऑल मोशन क्या होगी 2 से 4 किलोग्राम। ये M2 ज़्यादा है तो ये नीचे जाएगा तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, M2 कम है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन A अपवर्ड। क्योंकि आपस में कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन सबकी A होगी सेम, इसकी अगर A होगी तो इसकी भी A होगी और M3 की भी A होगी।
जब बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं तो उनकी एक्सेलरेशन सेम होती है। तो हो सकता है आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन मिले T1 T2 की डायरेक्शन बनी हुई ना मिले, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन खुद से बनानी है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं T1 T2 और A की वैल्यू। तो पहले मैं तीनों के लिए M1 M2 और M3 के लिए इक्वेशन लिखता हूं। M1 के लिए क्या है, M1 पे T1 अपवर्ड है, M1G डाउनवर्ड हो जाएगा, ओवरऑल इसकी एक्सेलरेशन A अपवर्ड है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। इस पर M3 पर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, T2 इधर लग रहा है और अपोजिट T1 इधर लग रहा है, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, ये हो जाएगा M3A, ये इक्वेशन नंबर 2। वर्टिकल फोर्सेस, इधर नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर M3G लगेगा, वो बैलेंस आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कोई मोशन नहीं है, मोशन सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी M2 की, इस पे M2G डाउनवर्ड लगेगा, T2 अपवर्ड लगेगा और ओवरऑल एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। तो इसकी इक्वेशन बनेगी M2G माइनस T2 इक्वल टू M2A, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब मैं इधर इरेज करता हूं इसको सॉल्व करने के लिए। अगर मैं तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं 1 प्लस 2 प्लस 3, तो क्या होगा, तो T1 माइनस M1G प्लस T2 माइनस T1 प्लस M2G माइनस T2 इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A। तो यहां से माइनस T1 से प्लस T1 कैंसिल, प्लस T2 से माइनस T2 कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा M2 माइनस M2G माइनस M1G इज इक्वल टू, इसमें से A कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, M1 प्लस M2 प्लस M3। सॉरी, ये मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं इसको, M3 और ब्रैकेट में A कॉमन ले लिया मैंने सबसे। तो यहां से A क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा M2 माइनस M1 इंटू G कॉमन डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो आपका M2 है 4, M1 है 2 और इंटू G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3, 2 प्लस 8 10 प्लस 4 14, और G की भी मैं वैल्यू रख देता हूं साथ में 9.8। तो A हो गया आपका 4 माइनस 2 2 इंटू 9.8 डिवाइड बाय 14। 14 से ये कैंसिल होगा, 0.7 आ जाएगा, 0.7 इंटू 2 1.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो एक्सेलरेशन आ गया सॉरी। अब एक्सेलरेशन आ गया, T1 निकालना है तो A की वैल्यू 1 में रख दो, T2 निकालना है तो A की वैल्यू 3 में रख दो। तो पुट वैल्यू ऑफ A इन 1, वैल्यू ऑफ A इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से T1 क्या आ जाएगा, ये M1G इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो M1G प्लस M1A, तो M1 इंटू G प्लस A, M1 है 2, G की वैल्यू 9.8 प्लस A की वैल्यू आपकी 1.4 आई है, तो प्लस 1.4। तो ये आ गया 2 इंटू 11.2, तो ये आ गया 22.4 न्यूटन। तो ये आपकी T1 की वैल्यू आ गई। अब A की वैल्यू आप 3 में रख दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ A इन 3,
तो ये इक्वेशन नंबर 3 से आपका T2 पहले तो क्या आएगा, T2 आ जाएगा M2G माइनस M2A। ओके, ये T2 इधर जाके पॉजिटिव, M2A इधर आके नेगेटिव, तो M2G माइनस M2A इक्वल टू T2, M2G माइनस M2A इक्वल टू T2। तो M2 कॉमन ले लिया मैंने, G माइनस A। M2 की वैल्यू क्या है, 4 है, G की वैल्यू 9.8 है, माइनस 1.4 है, तो 4 इंटू 8.4, तो ये आ जाएगा आपका 33.6 न्यूटन। तो ये आपका T2 आ गया। तो इस तरह से आप एक्सेलरेशन T1 एंड T2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो मैं पहले इसको इरेज करके क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 ब्लॉक्स ऑफ मास 50 किलोग्राम एंड 30 किलोग्राम कनेक्टेड बाय ए मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस क्यों लिखा है स्ट्रिंग को, सो दैट स्ट्रिंग के मास की वजह से इन दोनों मासेस पर 50 और 30 केजी पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे, इसलिए उसको मासलेस मान लिया गया है। मासलेस स्ट्रिंग पास ओवर ए लाइट फ्रिक्शनलेस पुली। लाइट फ्रिक्शनलेस पुली, पुली को लाइट माना गया है, मतलब मास ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है और फ्रिक्शनलेस भी है, ये कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। क्यों, क्योंकि जब उस पुली के ऊपर से स्ट्रिंग जाएगा तो स्ट्रिंग के ऊपर भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स पुली की वजह से नहीं लगेगा, इसका मतलब ये हुआ, इसलिए इसको लाइट और फ्रिक्शनलेस लिया गया है। तो लाइट फ्रिक्शनलेस पुली एंड रेस्ट ऑन 2 स्मूथ प्लेन्स। स्मूथ मतलब उन प्लेन्स पर जीरो फ्रिक्शन है, इंक्लाइंड एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल। यहाँ रिस्पेक्टिवली का क्या मतलब है, 50 केजी वाला जिस इंक्लाइंड प्लेन पे है उसका एंगल 30 है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, और 30 केजी वाले का 60 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है विथ द हॉरिजॉन्टल। डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओके, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया स्टेटमेंट क्या है, और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखाता हूं। सबसे पहले आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे एक इंक्लाइंड प्लेन है 30 डिग्री का, स्मूथ है और वो प्लेन यानी जीरो फ्रिक्शन है, और एक इंक्लाइंड प्लेन है 60 डिग्री का, ये है 30 डिग्री मान लीजिए, और ये है आपका 60 डिग्री। ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, ये दिया हुआ है आपको। 30 डिग्री वाले पे 50 केजी का एक मास है M1, M1 है आपका 50 केजी, और इस पर एक मास है M2, और आपका M2 है 30 केजी, और ये दोनों कनेक्टेड हैं एक पुली के थ्रू, इस तरह से एक स्ट्रिंग से। ये एक स्ट्रिंग है यहां से यहां तक, मासलेस है, पुली लाइट है और फ्रिक्शनलेस है, तो यानी स्ट्रिंग की वजह से इन मासेस पे कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा, और पुली की वजह से स्ट्रिंग पर भी कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगेगा। तो अब ये मास ज़्यादा है, 50 किलोग्राम है, ये 30 है, लेकिन यहाँ एंगल भी है, तो यहाँ ये फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है कि ये इधर स्लाइड करेंगे या इधर स्लाइड करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये इधर स्लाइड करेंगे, तो ये कनेक्ट और एक्सेलरेशन A होगी, और ये M1 M2 कनेक्टेड हैं, तो M2 की भी एक्सेलरेशन क्या होगी, A होगी। M2 की इधर होगी, M1 की इधर होगी। इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, मान लीजिए T1 है, तो इस पॉइंट पे टेंशन इधर T1 होगी और इस पे T1 की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। तो एक तो एक्सेलरेशन निकालना है दोनों का, यानी आपने लिखा है एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक्स, लेकिन वो सेम आएगी, तो A की वैल्यू निकालनी है आपको, क्योंकि कनेक्टेड है तो A क्या होगा, सेम होगा, और ये टेंशन T1 निकालना है। अब यहां पर इसको
इसके ऊपर क्या फोर्स लगेगा, M1G लगेगा डाउनवर्ड, इस पे लगेगा M2G डाउनवर्ड। ओके, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा N1, इस पे नॉर्मल फोर्स लगेगा N2। अब मैं जो करने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो मैं ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं। ये जो ब्लू लाइन है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने। तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, कैसे, जो ये लाइन है ये ब्लैक वाली, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये ऐसे है लाइन जबकि है, और ये जो लाइन है ब्लू वाली ये इसके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर इनके बीच में ऐसे 30 बन रहा है तो ये भी 30 बनेगा। तो ये ध्यान रखना, ये एंगल 30 बनेगा। आपको बहुत ज़्यादा कन्विंस होने में दिक्कत हो रही हो कि 30 कैसे बनेगा, तो आपके पास जो ज्योमेट्री आपने खरीदी होगी 7th 8th क्लास में, उसमें दिए होते हैं इंस्ट्रूमेंट जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि जितना ये एंगल है उतना ही ये आएगा। इसी तरह से M2 के केस में ये लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये ड्रॉ कर दी मैंने, तो ये एंगल आपका 60 डिग्री बनेगा। ओके, अब मैं M1G को रिजॉल्व कर देता हूँ, इधर बन गया M1G cos 30 और इधर बन जाएगा रिजॉल्व होके अलोंग दिस प्लेन M1G sin 30, और इस पर ये हो जाएगा, ये वाला जो फोर्स होगा इधर की तरफ ये होगा M2G cos 60 और इधर हो जाएगा M2G sin 60। मैंने M2G को रिजॉल्व कर दिया, इधर cos कंपोनेंट और इसके परपेंडिकुलर sin कंपोनेंट, क्योंकि ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है इसके। ओके, तो ये cos कंपोनेंट, ये sin, इसमें भी ये cos ये sin। अब यहाँ पे N1 क्या होगा, M1G cos 30, क्योंकि N1 और M1G cos 30 एक दूसरे के अपोजिट है। इसी तरह N2 और M2G cos 60 ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और वर्टिकली कोई मोशन है नहीं, ना तो M1 की इस डायरेक्शन में है ना N2 की इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों तो सिर्फ बैलेंस आउट होके कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो आपका N1 हो गया M1G cos 30 और N2 हो गया M2G cos 60। लेकिन इनकी हमें अभी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें देखना है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये इधर है, इस तरफ है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स M1 पे क्या लग रहा है, M1G sin 30 माइनस T1, क्योंकि T1 A के अपोजिट है तो उसको माइनस लोगे। तो फॉर M1 इक्वेशन बन गई M1G sin 30 माइनस T1 इक्वल टू M1A, और M2 के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, A इधर है, A इधर है, तो A की डायरेक्शन में T1 है फोर्स और अपोजिट है M2G sin 60। तो A की डायरेक्शन में नेट फोर्स M2 पे क्या आया, T1 माइनस M2G sin 60, T1 माइनस M2G sin 60 इक्वल टू M2A। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है आपकी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बच्चों को लग रहा होगा, सर ये इधर ही क्यों जाएगा, इधर भी तो जा सकता था, क्योंकि ये एंगल है तो इसलिए डिसाइड करना मुश्किल है। तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए ये इधर जाएगा एक्चुअली और हमने उल्टा लिया हुआ है, तो A की वैल्यू आपकी अपने आप कैलकुलेशन में नेगेटिव आ जाएगी। तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि कहीं आपने A की डायरेक्शन उल्टी तो नहीं ले ली है, अगर ली होगी कोई बात नहीं, A की वैल्यू अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। तो मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, M1G sin 30 माइनस T1 प्लस T1 माइनस M2G sin 60
इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। तो T1 से T1 कैंसल, तो ये m1 g मैं कॉमन ले लेता हूं और m1 साइन 30 माइनस m2 साइन 60 इज इक्वल टू, इनमें से a कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा m1 प्लस m2। तो g की वैल्यू रखोगे 9.8 और ओके आप इसमें 9.8 की जगह मैं लिख देता हूं टेक g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू 10, m1 की वैल्यू है 50 साइन 30 1/2 होता है, माइनस m2 की वैल्यू है 30 साइन 60 होता है √3/2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 यानी 50 प्लस 30 इंटू ए। अब इसको आप सॉल्व करोगे और सॉल्व करके a की वैल्यू निकालोगे। ठीक है, ये 10 इंटू 50/2 25 माइनस 30/2 15 √3 होता है 1.732। ओके, ये 50 प्लस 3 80 नीचे आ जाएगा इक्वल टू a। ये 50 प्लस 3 80 मैं नीचे ले आया। अब इसको आपको सॉल्व करना है जैसे आप 5वीं क्लास से प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सॉल्व करते आ रहे हो। तो a की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी -0.12। तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी -0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव आ रही है वैल्यू, मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ कि आपके जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वो आपने उल्टी ली हुई है। ओके, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप क्या करोगे, ये a की वैल्यू रख के T1 की वैल्यू निकाल लोगे इक्वेशन 1 या 2 से। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। a की वैल्यू आप रख दीजिए, मान लीजिए हम 1 में रख देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन 1। तो a इक्वेशन 1 से T1 की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी m1g साइन 30 माइनस m1a। रीअरेंज कर दिया मैंने, T1 को एक तरफ रख लिया, इसको इधर ले गया, माइनस साइन दोनों तरफ कैंसिल होकर ये आ गया आपका। ठीक है, या फिर आप ये कहिए T1 को इधर ले गए तो वो T1 पॉजिटिव हो गया और ये इधर जाके नेगेटिव, तो ये हो गया m1g साइन 30 माइनस m1a इक्वल टू T1। m1g साइन 30 माइनस m1a इक्वल टू T1। अब मैं वैल्यूज रख देता हूं। m1 की वैल्यू है 50, g की वैल्यू है 10 साइन 30 की 1/2 माइनस m1 की वैल्यू 50 और a की वैल्यू है -0.12 -0.12। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये सॉल्व करके वैल्यू आती है आपकी 50 इंटू 10 500/2 250 और ये माइनस और माइनस आपका प्लस, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 50 इंटू 0.12 तो ये 6 आ गया, तो 256 न्यूटन। ये आपकी T1 की वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर आ गया A और T1 के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मैं पहले इसको इरेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूं। स्टूडेंट्स, मैंने इरेज करके आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है। ये एक सीलिंग है, इससे ये पुली हैंग कर रही है। पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है और उस पुली के ऊपर से ये एक स्ट्रिंग के थ्रू M1 और M2 को हैंग किया हुआ है और M2 के नीचे एक और स्ट्रिंग लगाकर आपने M3 को हैंग किया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है टेंशन इन द स्ट्रिंग बिटवीन M2 एंड M3। ये वाला जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन निकालना है आपको। तो ये पोर्शन है जो स्ट्रिंग का,
M1 और M2 के बीच का, इसमें टेंशन अलग होगा मैग्नीट्यूड, और M2 और M3 के बीच में टेंशन अलग होगा मैग्नीट्यूड। तो इसमें मान लीजिए T1 है तो यहाँ पर डायरेक्शन ये होगी और यहाँ डायरेक्शन T1 की ये होगी। M2 M3 के बीच में, M2 में अवे T2, M3 से भी अवे ये T2। ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं हम। अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 पे T1 इधर है और M1G इधर है। जो एक्सेलरेशन होगी ओवरऑल वो इधर हो जाएगी डाउनवर्ड, तो इसकी क्या होगी, अपवर्ड हो जाएगी A। तो इसकी एक्सेलरेशन है ओवरऑल A अपवर्ड। तो M1 के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैं यहां लिख देता हूं सॉल्यूशन। तो इस फ्री बॉडी डायग्राम से M1 की इक्वेशन क्या बनेगी, T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A। T1 माइनस M1G इक्वल टू M1A, इक्वेशन नंबर 1। M3 पे क्या बनेगी, M3 ये है M3 पे ऊपर की तरफ ये T2 लग रहा है, नीचे की तरफ क्या लगेगा, M3G लगेगा, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी M3G माइनस T2 इक्वल टू M3A। लेट ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो M2 की इक्वेशन क्या बनेगी, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं M2 का। तो ये M2 हो गया, ऊपर की तरफ फोर्स T1 लग रहा है, नीचे की तरफ T2 लग रहा है, नीचे M2G भी लगेगा इसमें, जो मास की वजह से जो वेट लगेगा, और एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, डाउनवर्ड वालों को पॉजिटिव, T2 प्लस M2G माइनस T1 इक्वल टू M2A। तो ये हो गया M2G प्लस T2 माइनस T1 इक्वल टू M2A। ये इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब क्या करना है, तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3। तो क्या आ जाएगा, इट विल गिव यू T1 माइनस M1G प्लस M3G माइनस T2 प्लस M2G प्लस T2 माइनस T1। लेफ्ट हैंड साइड की ये टर्म ऐड कर दी। अब राइट हैंड साइड की क्या होगी, इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A। T1 से माइनस T1 कैंसिल और T2 से माइनस T2 कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये बच गया माइनस M1G प्लस M3G प्लस M2G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A प्लस M3A। तो इनमें G कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा, पहले मैं पॉजिटिव वाले लिख देता हूँ, M2 प्लस M3 माइनस M1। इसमें A कॉमन ले लो तो M1 प्लस M2 प्लस M3। तो A आ गया यहाँ से M2 प्लस M3 माइनस M1 इंटू G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गई वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब A निकालने के लिए, सॉरी T1 निकालने, T2 निकालना है, लेकिन टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन M2 एंड M3। तो अगर T1 निकालना होता आपको 1 में रख देते वैल्यू, T2 निकालना है तो इक्वेशन 2 में रख दो। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 T2 किसके इक्वल आएगा, T2 आ जाएगा M3G माइनस M3A। ओके, अब अगर किसी स्टूडेंट को ये भी नहीं समझ आ रहा है ये कैसे आया, वैसे आपको आ जाना चाहिए, नहीं आ रहा मैं एक बार बता देता हूँ। ये आपको पास है M3G माइनस T2 इक्वल टू M2A। तो M3G, मैं ये M2A इधर ले आया, माइनस M2A हो गया, सॉरी M3A, तो माइनस M3A हो गया, और ये T2 को मैं इधर ले गया तो इक्वल टू T2 हो गया। तो T2 इक्वल टू M3G माइनस M3A।
ए, ये इस तरह से आ जाता है। तो कोई भी 5th क्लास का बच्चा भी इसको कर सकता है, लेकिन कई बार होता है नहीं समझ आ रहा होता क्या हो रहा है, तो ये इस तरह से आया है। अब तो यहाँ से T2 आ गया आपका M3 इंटू जी माइनस ए। तो M3 इंटू जी माइनस ए की ये वैल्यू रख रहा हूँ मैं अब, M2 प्लस M3 माइनस M1 बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी। ओके, तो मैंने M3G कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बचेगा 1 माइनस M2 प्लस M3 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये M3G एलसीएम आ गया M1 प्लस M2 प्लस M3, तो ये 1 है तो इधर क्या आएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 और माइनस ये इससे कैंसिल, तो ये टर्म आ जाएगी माइनस, तो ये माइनस क्या हो जाएगा M2 प्लस M3 माइनस M1। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटाओगे तो M2 भी कैंसिल हो जाएगा इससे, M3 का माइनस प्लस M3 से तो M1, और ये माइनस माइनस प्लस M1, तो M1 प्लस M1 2M1 बचेगा आपका। तो M3G इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2 माइनस M3 प्लस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो M1 प्लस M1 2M1, तो ये आ जाएगा 2M1, M1 प्लस M1 2M1, M3G डिवाइड बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये आपकी T2 की वैल्यू आ गई। तो ये आ गई आपकी T2 की वैल्यू। इसी तरह से अगर आपसे T1 की भी वैल्यू पूछी जाती तो वो आपको क्या करना था, A की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर देते तो T1 की भी आ जाती। T1 की आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस थे जिस केस में एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो, एक्सेलरेशन जीरो ना हो, लेकिन अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें कहीं भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आया है। आज हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में फ्रिक्शन जीरो था, स्मूथ प्लेन दिया हुआ था। तो नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन टॉपिक कवर करेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं।